गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, गुड मॉर्निंग बेटा। आज फिर हम चौथे क्लास से मिलेंगे। आपको दिख रहा है बेटा बोर्ड पे, हम 3 लेक्चर्स तो पढ़ चुके हैं, तीन अपन टॉपिक तो पढ़ चुके हैं। उसके चौथे लेक्चर के साथ आज हम वापस स्टार्ट करेंगे। बेटा ये पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम आपने विद्युत क्षेत्र लिखा था। थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे घर पे स्टडी करना चालू कर दो। कभी कोई टॉपिक समझ में नहीं आया उसका स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। आप हमें भी बता सकते हैं, नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया है और आप खुद भी देख सकते हैं और बाद में जब क्लासें चलेंगी तब देख सकते हैं। नोट्स में आपको सब कुछ अच्छे से लिखा मिलेगा। बेटा मैं आपको बता दूं कि कल अपन ने कूलाम बल का सूत्र पढ़ा था, मैं याद कर रहा हूँ। तो आपने कहा सर आज का टॉपिक क्या, आज क्या पढ़ना हमें? अरे भाई आप बताओ कल ये सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कूलाम के नियम से अपन ने कूलाम बल का सूत्र बनाया था, ये वाला। अब याद आ गया होगा आपको। दिस इज कॉल्ड कूलाम फोर्स। बेटे कूलाम बल का सूत्र ये दिख रहा है जो, तो आपने कहा सर ये सूत्र 2 स्थिर आवेशों के लिए वैध होता है, गतिशील के लिए नहीं होता। तो आज हमारा टॉपिक क्या है कि कूलाम बल का सदिश निरूपण कीजिए। आपने एक बात पूछी कि सर पहले हमें ये बताओ सदिश निरूपण करते क्यों हैं इसका? बेटा इसलिए करते हैं कि इसमें 2 आवेश होते हैं। दोनों आवेश धन भी हो सकते हैं, दोनों ऋण भी हो सकते हैं, अर्थात उनके मध्य आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। इसलिए हमें काई की नीड होती है बताओ? सदिश निरूपण की। अपन एक मिनट ट्राई करें। तो देखिए ये तो आपके कूलाम बल का फार्मूला था। चलो ये तो हम मिलते हैं, अभी इससे मिलेंगे। बेटा मैं एक बात करूं कि आपने ये एक स्थिति सदिश से अपन इसको रिप्रेजेंट करें। आप बड़े आराम से देखना बेटा, ये आपने एक 2 दिशा बनाई है जिसको आप 2D कहते हैं। ये देखो इसको क्या बोलते हैं आप बताओ? x, और इसको क्या बोलते हैं? y। एक समतल सा बन गया, x y तल बन गया। तो आपने कहा सर इसमें क्या करने वाले हैं आप? अरे भैया इसमें बेटा हमने 2 आवेश ले लिए। देखो कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं दोनों। एक का नाम Q1 है और दूसरे का नाम क्या बताओ? Q2। देख पा रहे हैं ना आप? आज अब मुझे ये बताओ, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये बन गई। देखिए इसको अपन मूल बिंदु कहते हैं, आप लोग जानते हैं। एक्स वाई तल के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0, वो वाला। तो देखिए यहाँ पे अपन इसको जब यूँ मिलाते हैं, आप ऐसे देखें बेटे, इसको आपने यूँ मिला दिया, इन केस ये यहाँ से ये मिल गया और इसको अपन इससे मिला दें। तो आपने कहा सर इसको मिलाने का मतलब क्या है? अरे बच्चे ये स्थिति सदिश होता है। ये तो R1 हो गया, ये कौन हो गया बताओ? R2। जिंदगी में ध्यान रखो, स्थिति सदिश का मतलब होता है मूल बिंदु से दूरी। तो बताओ ये R1 बड़ा है, R2 छोटा है, तो सदिश त्रिभुज के नियम से बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। तो बताओ इसको R1 माइनस क्या लिख दें? R2। और इसको देखें तो अपन क्या बोल सकते हैं? R12। बेटा यह भी कह सकते हैं, आपको मैं बता दूं धीरे से। तो देखिए इसमें ये, अब बताओ ये आवेश है, ये आवेश है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस आवेश पे इधर की तरफ बल लगेगा। देखो सर ने क्या नाम दिया उसका? F21। इसको 21 नहीं बोलेंगे आप, इसका मतलब है दूसरे आवेश पर पहले के कारण बल। अब बताओ इधर की तरफ चले अपन, चले चले चले, यस। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे? पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल। बच्चे समझ गए क्या? अरे F12 नहीं बोलते, F12 बोलते हैं। तो आपने कहा सर ये डायग्राम क्यों बनाया आपने? अब आप देखो, देखिए यहाँ पे अपन कह दें कि माना हमारे पास 2 आवेश हैं, 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 व Q2। डेट्स ओके। अब आप बताओ, और इनके मूल बिंदु से स्थिति सदिश कितने देख रहे हैं आपको? R1 और R2। अब आप बताओ, मैं आपसे एक सवाल कहूँ कि Q1 आवेश पर, मेरा मतलब पहले आवेश पर, Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल। ये देखो ऐसा आपने एक लैंग्वेज लिखा भैया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ F12 ऐसे। ये इसका मतलब पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल। तो बेटा F12 क्या लिखेंगे आप बताओ? सूत्र जानते हैं आप कि Q1 Q2 अपॉन, देखना ध्यान से, R², R12²। इसको R कैप कहते हैं, लेकिन आप तो यहाँ R12 कैप लिखेंगे। आ गया ना ये? अरे वही तो फार्मूला जो भी आपने रफ किया था, कूलाम बल का सूत्र है
बट आपने 1 2 लगाया तो यहाँ भी 1 2 और यहाँ भी 1 2 बिल्कुल चलेगा। अब आप बताओ, तो इसका मतलब यह आपने क्या सीखा, Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल। अब इसी तरह से वापस एक बार रिपीट करें इसको, कतई टफ नहीं होता है, एग्जाम में बहुत कम आता है ये। यस, Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल, ये देखो Q1 के कारण बल, देखना भैया बेटा इसको ऐसे लिख दें क्या, F21 यस यस के Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप, बिल्कुल सेम एक दूसरे। अब देखिए ये आ गया आपका दूसरा वाला बात। देखिए ये पहला F12 बोलते हैं आप इसको, 12 नहीं बोलते, F21। बेटा 1 और 2 को ध्यान से देखो, दोनों के स्थिति सदिश ऐसे हैं, R12 कैप और एक तरफ है R21 कैप। अब आपने कहा सर ये माइनस क्यों लगा दिया, ध्यान से देखो बेटा, R12 और R21 दोनों इकाई, जो इकाई सदिश है, इन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत। तो ये इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो आप और हम ये कह सकते हैं और पक्का पक्का कह सकते हैं कि F12 बोले आप इज इक्वल टू F21। वॉच इट प्लीज, देखो अब आपने कहा सर ये देखो, यस बेटा ये स्थिति सदिश की दिशा एक दूसरे के विपरीत थी, तो इनके बलों की दिशा भी एक दूसरे के विपरीत होगी। इसका मतलब पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल, इसका मतलब दूसरे आवेश पर पहले के कारण बल। आपने 11th क्लास में न्यूटन गति का तीसरा नियम पढ़ा था। तो बेटा तीसरा नियम यही होता था कि क्रिया बल प्रतिक्रिया बल के बराबर व विपरीत होते हैं। एक को क्रिया बल कहें आप, एक को प्रतिक्रिया बल कहें। ध्यान से देखो ये दोनों बराबर और क्या विपरीत है। तो कभी हमसे कोई पूछता है कि कूलाम नियम का या कूलाम बल का सदिश निरूपण करो, तो आपका सदिश निरूपण हो गया। अगर वो ये कहता है कि बताइए बच्चे ये न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुरूप है, तो एक तीसरा नियम सिद्ध हो गया। एक बात डायग्राम में और देखें अपन प्यार से, बेटा ये देखना, इसको F12 कहा आपने, इसको F21 कहा, जो भी आपका भाषा है। तो आप बताओ ये दोनों बल एक ही रेखा पे लग रहे कि नहीं लग रहे, डेफिनेट लग रहे हैं। अरे दोनों क्रिया एक ही रेखा के अनुदिश हैं, तो जो बल एक ही रेखा के अनुदिश होते हैं वो केंद्रीय बल होते हैं। आप अगर कम जानते हो तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों बल कौन से बल होते हैं, बताओ, सेंट्रल फोर्स होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। तो ये भी बात आपने कहा सर क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों बल एक ही क्रिया रेखा के अनुदिश कार्य कर रहे हैं। ये छोटा सा सवाल था कि ये कूलाम बल या कूलाम नियम का कौन सा निरूपण है, बताओ, सदिश निरूपण। तो कभी भी लाइफ में सदिश निरूपण आता है, आपको इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपने सिद्ध कर दिया कि ये क्रिया बल कह दें बेटा, इसको प्रतिक्रिया बल कह दें, दोनों बल आपस में बराबर और विपरीत है। इससे सिद्ध होता है कि कूलाम नियम का सदिश निरूपण किसके अनुरूप है, न्यूटन गति के तीसरे नियम के। ये आपने एक छोटी सी बात, कूलाम बल का सूत्र आपने याद कर लिया होगा, जिसको आप विद्युत बल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको, F बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। नो रिलैक्स, अब अपन चलें आगे, नए टॉपिक पे चलें। मैं समझता हूँ इसको अपने थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनाएं, टफ तरीके से नहीं समझें, बिल्कुल सीधा सीधा सा है। ये देखो अपन डायग्राम भी रफ कर रहे हैं, आप डायग्राम देखो। आप कहोगे सर ये R1 माइनस R2 क्यों करा, अरे बड़ी वाली भुजा माइनस छोटी वाली भुजा, सदिश त्रिभुज का नियम यही तो होता है, एक बड़ी भुजा दो शेष छोटी भुजाओं की ओके। तो बेटा छोटी वाली निकालेंगे तो बड़ी वाली माइनस छोटी वाली नहीं होगी क्या, अरे इसमें सदिश त्रिभुज दिख रहा कि नहीं दिख रहा, मान लो सदिश त्रिभुज अब दिख रहा, देखो OAB एक सदिश त्रिभुज है। तो आप इसको टफ तरीके से नहीं समझेंगे, इट्स वेरी सिंपल। नाउ आई कैन रफ इट, अब मैं इसको रफ कर सकता हूँ। धीरे धीरे चैप्टर में आगे चल रहे हैं, थोड़ा बोर भी होंगे आप शुरू में, बट आप धीरे धीरे देखना अच्छा आता जा रहा है। बेटा अब मैं आगे बात करूँ, मैं आपसे बात करूँ, पूछ लो छोटा सा कि बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कोई विद्युत, ये जब कोई एक आवेश होता है तो लाइफ में ध्यान रखो, एक आवेश पे लगने वाले विद्युत बल का सूत्र ये होता है, जो आज भी सीखेंगे हम छोटा सा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र है,
और दो आवेशों पे लगने वाले बल का सूत्र ये होता है F = K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इससे तो आपने जानकारी कर रखी है, दोस्ती कर रखी है। आज हमें ऐसा सीखना, आपने मुझे पूछ लिया कि सर 3 आवेश हो तो बताओ बल का सूत्र क्या होगा। ये अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालेंगे अपन। तो देखिए हमने क्या टॉपिक लिखा, नया नया हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, बट एक बार में याद होना चाहिए। यस, तो देखिए ये मैंने एक शब्द लिखा बेटा, आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण 11th क्लास में पढ़ते थे तरंग के चैप्टर में। तो अध्यारोपण का मतलब होता है बहुत सारे आवेश मिलेंगे आपस में। अध्यारोपण को इंग्लिश में कहते हैं सुपरपोजिशन, मिलना। तो देखिए आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत, आपने कहा सर इसको बुक में यूँ भी तो लिख सकते, कुल बल का मान ज्ञात करो। अध्यारोपण सिद्धांत, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐसे बोल देते हैं। अच्छे बच्चे होते हैं जो आपके जैसे होते हैं जो, ये देखो। तो आपने कहा सर हमें क्या पढ़ाने वाले हैं आप? बेटा ये पढ़ाने वाले कि यदि आवेश 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा हो तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान जिस सिद्धांत से ज्ञात करते हैं उसे क्या कहते हैं? आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। आपके मन में सर बताओ कैसे समझाते हैं आप इसको? बेटा मैं एक छोटी सी बात करूं आपसे, बड़े प्यार से देखना। ये कोई आवेश है, एक छोटा सा आवेश रखा है, ये मान लो ये एक आवेश रखा है, इसका नाम क्या दे दिया आपने? Q0। चलो अपन ट्राई करते हैं। तो देखिए एक आवेश इस जगह पर रखा है और दूसरा आवेश ये रहा आपका, धीरे धीरे देखें बड़े आराम से, ये आवेश एक ये रहा। आपने कहा सर बहुत सारे हो सकते हैं ना निकाय में आवेश? बिल्कुल बहुत सारे हो सकते हैं। ये देखो दूसरा बना दिया आपने, और बना दें। आपने कहा सर कितने बनाओगे? बहुत सारे बनाएंगे। बहुत सारे किसे कहते हैं? n टाइम्स तक चलेंगे। ये देखो माना एक निकाय है जिसमें Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश स्थित हैं। अब बताओ मैं आपसे बात करूं, इस जगह पे एक छोटा सा आवेश रखा था, एक बच्चा आवेश रखा था जिसको थोड़ी देर में परीक्षण आवेश ही बोलेंगे सर। तो आप तो कहते हो कि अल्पमान का एक आवेश है। बेटा एक बात बताओ, ये आवेश और ये आवेश दोनों के बीच में लगने वाले बल को मैं इधर दिखा दूं? क्यों? क्योंकि बल की दिशा क्रिया रेखा के अनुदिश होती है, मेरा उसी लाइन में होती है। तो बताओ इसको क्या लिखना पसंद करेंगे आप? धीरे धीरे देखो, बड़े प्यार से, रिलैक्स। ये देखो इसका मतलब ये O बिंदु नाम दे दें अपन। तो बेटा ये O बिंदु पे, O पे, और ये एक O और 1 के बीच में लगने वाला बल F01। अब बताओ मुझे इधर कितना लिख दें? बोलो बोलो बोलो। यस, क्या लिख दिया आपने? F02। इधर चले तो कितना लिख दें? देखना देखना देखना, रिलैक्स। ये देखो F03। यस, और ये Qn वाले को भी रिप्रेजेंट कर दे अपना क्या जाता है? यस 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 यस। ये देखो भैया इसको क्या लिखना चाहेंगे आप? F0n। बट वैसे देख रहे हैं अपन हैप्पी। हम चाहे तो इसमें भी 3D डायग्राम बना सकते हैं। मूल बिंदु यहाँ से अपन दूरी लिख सकते हैं मूल बिंदु से इसकी। तो बट आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। बेटा ये छोटा सा आवेश यहाँ रखा है। अब इसका मतलब हो गया कि Q0 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल। देखो सर इसका लैंग्वेज कैसे बोल रहे हैं? ये लो, आपने कहा सर ये क्या लिख दिया आपने? अरे बच्चे इस O बिंदु पे एक छोटा सा आवेश कौन रखा बताओ? Q0। Q0 पर विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल। देखो ये आ गया परिणामी बल। यस, इस आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। देखो कैसे, आपने कहा सर ये क्या लिखते हैं? F01। इसका मतलब हो गया कि Q0 और Q1 के बीच में लगने वाला बल। बेटा इसको F01 लिख देते हैं। यस, सिमिलरली F02 लिख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि Q0 और Q2 के बीच में लगने वाला बल है। और चलें चलें चलें, बताओ कहाँ तक चलें? F0n। बस ये देखो आपका F0n आ गया। बिल्कुल ठीक है, चलेगा। अब आप देखना एक मिनट, बेटा इसको F0 रहने दो, ये परिणामी बल है। आपने कहा सर हम नहीं समझे परिणामी बल। अरे इस आवेश पर सभी आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल है परिणामी बल। अब आप बताओ बेटा इसको ब्रेक करें अपन, बस खत्म होने वाला है। अध्यारोपण सिद्धांत का वहाँ प्रयोग किया जाता है
जहाँ आवेशों की उपस्थिति 2 से ज़्यादा होती है। बेटा 2 तक तो अपन कूलम्ब बल का सूत्र लगा लेंगे ना, तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा आवेश होते हैं तो आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत लगेगा। चलो इसको ब्रेक करो, तोड़ो इसको, देखो, यस इट इज़ ओके, बिल्कुल सही है ये देखो आपने ऐसे लिख दिया कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यहाँ पे R कैप लगा दें, लगा दिया, लेकिन बेटा 0 1 भी तो लिखना पड़ेगा। ऐसे और लिखो, देखे लिखते हैं क्या आप कि Q0 Q2, धीरे धीरे देखते जाओ, रिलैक्स, 0 2 स्क्वायर, यहाँ पे बोलो क्या है, बच्चों को कई बार ये टफ लगता है, आपको नहीं लगेगा। और यहाँ प्लस चले 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 चलते रहें, फिर सुनो लास्ट में क्या लिखेंगे, Q0 Qn डिवाइडेड बाई R0n स्क्वायर R0n और कैप ना। स्टॉप है यार, आज समझ रहे ना। अरे बेटा इनके फार्मूलेज लिख दिए पन्ने वालों के फार्मूले, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और शॉर्ट बना के लिखें अपन, देखो ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। बेटा K टोटल है और Q0, मुझे लगता है ये तो पूरा ही जोड़ से कॉमन है। अरे दिख रहा है क्या, देखो K और Q0 सारे में कॉमन है। अगर सारे में कॉमन है तो बताओ जो बचा हुआ वो बोलते रहो आप धीरे धीरे। वेरी गुड, यस यस यस, देखो यही बचा। फिर चलें, आपने कहा सर Q2 को लिख दो, लिख दिया, हो गया, वेरी गुड। नाउ रिलैक्स, ये दूसरा बच गया, डॉट 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 यहीं से चल लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा क्या लिखूँ मैं इसको बताओ, Qn डिवाइडेड बाई R0n स्क्वायर R0n कैप। बेटे फिनिश हो गया, आराम से प्लीज़ रिलैक्स। अब अपन इसको और भी शॉर्ट करना चाहें तो आप और हम मिल के कर सकते हैं। देखो छोटा सा फॉर्म बना रहे हैं सर, बिल्कुल ईजी, कुछ चेंज नहीं किया हमने अभी तक, देख रहे हैं ना आप। अब बेटा ये संकेत लगा दिया सिग्मा का, जिसको कुल योग कहते हैं, आपने सुना होगा इसका नाम। तो ये बताओ मुझे, अब यहाँ पे सर ने क्या करा, QI लगा दिया, देखो Q1 की जगह I लगा दिया। नीचे चलो 0 रहने दो, QI स्क्वायर R0I कैप। इसका मतलब हो गया कि I की वैल्यू कहाँ से चालू हो रही है, 1 से, और कहाँ तक चलेगी, n तक। ये पूरे की जगह अपन केवल इतना सा भी लिख सकते हैं। तो माय डियर, आपने ये निकाला कि आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत से 2 से ज़्यादा आवेशों के मध्य लगने वाला परिणामी बल, बस इतना सा। एग्जाम्स में जनरली कम आता है, बट आपको लिखने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये 0 1 बेटा इसलिए लिखते हैं, मैं आपको याद दिला दूँ थोड़ा सा, जैसा आपने कहा सर ये डायग्राम में भी तो लिखो, बेटा लिखना है। देखो एक मिनट, ये देखो यहाँ पे क्या लिखूँ बताओ, 0 2 बिल्कुल ठीक है, 0 3 बिल्कुल चलेगा, 0 n बिल्कुल चलेगा, रिलैक्स। अब देखिए 0 1 का मतलब हो गया कि मूल बिंदु और Q1 आवेश के बीच की दूरी, मूल बिंदु हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है, और आपने कहा सर मेंशन करना चाहें तो आप ऐसे बना लो, मूल बिंदु ये हो गया आपका। अब बताओ मूल बिंदु ये हो गया तो ये दूरी तो आपकी R0 होगी, ये वाली केवल, और ये वाली दूरी आपकी R0 होगी, और यहाँ से Q1 की दूरी, तो अपन ने ये वाली दूरी आपको जो निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की वो दूरी, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम मूल बिंदु से दूरी लेते, इसलिए अपन इसको टफ नहीं बने, इसलिए आपने इसको क्या लिख दिया, R01। R01 का मतलब हो गया R0 माइनस R1, उन दोनों का डिफरेंस, बस इतना सा देखना था आपको इसको। तो देखिए मैं आसान्वित हूँ कि आवेशों का क्या था बच्चे, अध्यारोपण सिद्धांत था, जैसे अपन बहुत सारे आवेशों के कारण किसी आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का अध्ययन करते हैं। आज फिर अपन चले आगे नए टॉपिक की तरफ। एक छोटा सा सवाल था, मैं आसान्वित तो आप इस फार्मूले को थोड़ा प्रैक्टिस करके ट्राई करेंगे लिखने का। और ये देखो आज फिर अपन चलें, ये चौथी क्लास है आपकी, जिसको आप लेक्चर नंबर 4 बोलते हैं। धीरे धीरे आप घर पे पढ़ें, चलते रहें आगे आराम से प्लीज़। बेटा आज थ्योरेटिकल में चले अपन थोड़ा सा। एक वर्ड लिखा है, मुझे आप बताइए आपके चैप्टर का नाम क्या था। आपने कहा सर विद्युत क्षेत्र था। बेटा विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आप घर पे डेली देखते हैं, अरे जब आप LED या टेलीविज़न चलाते हैं, उसको बंद करते हैं, उसके पड़ोस में जाते हैं तो हमें करंट सा लगता है, कभी ट्राई करके देखना।
आज के बाद कोई पूछे वो करंट क्यों लगा, तो आप कह दिया करो कौन सा क्षेत्र पैदा हो जाता है, विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। यस, और वो विद्युत क्षेत्र की वजह से ही तो अपन देखते ना यार, अपना एलईडी या टेलीविज़न होता है वो ज़्यादा गंदा होता है, उस पर डस्ट ज़्यादा आती है क्योंकि उसमें धनावेश जमा होते हैं, और वो धनावेश ही कौन सा क्षेत्र पैदा करते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए आपने कहा तो सर विद्युत क्षेत्र, अब देखिए अपना नया सवाल क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, और ये पैदा कैसे होता है, उत्पन्न कैसा होता है, ये भी सीखना है। करें अपन, देखो खेलें इसके साथ आराम से प्लीज़। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम सीखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बट एक बार देखना, एक डेफिनेशन तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर परिबद्ध क्षेत्र को, घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं बताओ, विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब हो गया कि कोई भी एक आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश है, और स्थिर बिंदु आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं बताओ, विद्युत क्षेत्र। पहली परिभाषा बिल्कुल ये चलेगी, किसी भी आवेश के चारों ओर घिरे हुए क्षेत्र को, परिबद्ध क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आपने कहा सर और कोई बेहतर परिभाषा हो तो बताइए। बेटे एक मिनट बताओ, सपोज आपने इस आवेश के चारों तरफ ये क्षेत्र कंसीडर कर लिया, मान लो अरे भाई इस आवेश से विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया, मान लो धन आवेश है ये। अब आप बताओ, अब इसका मतलब इस क्षेत्र में मैं एक छोटे से आवेश को लाऊंगा। आपने कहा सर छोटे से आवेश क्या होता है, बेटा जो आवेश परीक्षा करता है ना उसको प्यार से कौन सा आवेश कहते हैं बताओ जल्दी, परीक्षण आवेश कहते हैं, इंग्लिश में टेस्ट चार्ज कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि बेटा क्या होता है टेस्ट चार्ज, तो आप कह दिया करो अल्प परिमाण का आवेश विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वो विद्युत क्षेत्र या इस आवेश का विद्युत क्षेत्र बड़े विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए इसको अपन कौन सा चार्ज बोलते हैं बताओ, टेस्ट चार्ज। बट ये भी करेगा विद्युत क्षेत्र तो पैदा, ये तो कर ही रहा है, तो मतलब इसका विद्युत क्षेत्र ये बड़े वाले विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। अब बताओ इसको मैं जब अंदर ले जाऊंगा तो इसका मतलब ये दोनों धनावेश थे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसका मतलब हो गया कि इस आवेश पे एक बल लगेगा। मैं आपको याद दिला दूं बेटा, ये बल लगेगा, यस यस यस, ये विद्युत क्षेत्र है, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब इस आवेश को मैं इस क्षेत्र के अंदर ले जाऊंगा तो मुझे बल का क्या होता है बताओ, अनुभव होता है। तो आपने सीख लिया। इसका मतलब एक और परिभाषा बना दें अपन, यस, कि किसी परीक्षण आवेश को या ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं माय डियर, विद्युत क्षेत्र। कितनी परिभाषा सीख गए आप, 2। कोई सी भी एक छोटी सी लर्न कर लो। देखिए ये अपन ने सीखा था कि विद्युत क्षेत्र क्या चीज़ होती है, और अब आपने कहा सर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है। बेटा मैंने कारण लिखा है एक, आज हमेशा के लिए याद कर लो, एक आवेश ले लो स्थिर आवेश या अधिक आवेश ले लो, एक या दुनिया भर के ले लो, देखो देखो देखो, यस, एक या अधिक स्थिर आवेशों से, हमेशा याद रखो, क्योंकि बेटा 1 से 4 चैप्टर में स्थिर आवेश से ही विद्युत क्षेत्र पैदा होगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 स्थिर विद्युत की उन्हीं में पढ़नी जो 7 नंबर के होते हैं। चैप्टर बड़े हैं, नंबर छोटा है थोड़ा। एक या अधिक स्थिर आवेशों से, तो बताओ विद्युत क्षेत्र कैसे पैदा हुआ, पता चल गया क्या, आवेशों से। दूसरा एक और पढ़ें अपन, आपको याद दिला दूं, गतिशील आवेश से। तो आपने कहा सर गतिशील आवेश कहाँ पढ़ेंगे, बेटा थोड़ा वेट करना है, ये तो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे 5वें से। गतिशील आवेश से, तो गतिशील आवेश से विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, बट मैं याद दिला दूं कि बेटा गतिशील आवेश से विद्युत क्षेत्र के अलावा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। इसका विद्युत क्षेत्र तो होता ही होता है। तो कोई लाइफ में पूछेगा विद्युत क्षेत्र किन कारणों से पैदा होता है, दिस द फर्स्ट कॉज, ये पहला कारण है और ये दूसरा है। बट दूसरे में आपने लर्न कर लिया कि इसमें विद्युत क्षेत्र के साथ कौन भी उत्पन्न होता है बताओ, चुंबकीय क्षेत्र। क्या सीखा आपने, छोटा सा सवाल कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और ये कैसे उत्पन्न होता है। मैं आपको बता दूं कि छोटी सी परिभाषा आपने सीखी कि सर विद्युत क्षेत्र का मतलब केवल इतना सा था कि कोई भी एक आवेश होता है, उस आवेश के चारों ओर घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। यस, फिर आपने दूसरी परिभाषा में परीक्षण आवेश को ले गए थे। ये हमने छोटी सी पढ़ाई करी, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है।
बेटा आज फिर नए टॉपिक पे चले अपन थोड़ा सा और आगे धीरे धीरे चले, छोटी छोटी बातें ज़्यादा सीख रहे हैं आप लोग। ये देखो यहाँ पे सर ने एक वर्ड यूज में लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी परिभाषा लिखनी है आपको। यस, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की स्टडी करनी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ई से व्यक्त भी करेंगे। तो देखिए हमारा प्रश्न ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका मात्रक बताओ, इसके विमा बताओ, इसके डेफिनेशंस बताओ, अच्छी अच्छी बात बताओ। तो देखिए मैं पहले तो आपको फ्रेंडली बता दूं कि यार कोई भी क्षेत्र होता है और उसमें जब अपन छोटे से आवेश को ले गए थे तो बेटा कितना बल अनुभव होता है बताओ, F बराबर Q नॉट E। ये आवेश छोटा सा है, इस छोटे से आवेश को मैं कोई क्षेत्र में ले जाता हूँ तो इतना विद्युत बल अनुभव होता है। मैं याद दिला दूँ आपको बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसको आप कौन सा बल बोलते हैं भैया, विद्युत बल। बेटा ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है। तो मन में सोच लो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही सदिश राशि होती होंगी। तो देखिए अब आपने कहा सर ठीक है, अरे इस आवेश को मैं क्षेत्र में ले गया तो इतना बल अनुभव करा, तो इसका मतलब हो गया कि मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को काय से व्यक्त कर दूं, ई से। तो बेटा ई बराबर आ गया F अपॉन Q नॉट, F अपॉन Q नॉट। यहाँ पे वेक्टर लगा दो और यहाँ पे वेक्टर लगा दो आराम से प्लीज़। अरे भैया ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। तो बेटा ये ध्यान से देखना। अब बताओ ये तो आवेश पे लगने वाला बल है और ये आवेश का परिमाण है। अब उन सर क्यों बोलते हैं परिमाण, क्योंकि आवेश तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। तो अब बताओ पहली डेफिनेशन क्या होगी आपकी, सिंपल वाली डेफिनेशन। बेटा सिंपल वाली पहली डेफिनेशन क्या होगी हमारी कि किसी आवेश, पहली वाली डेफिनेशन क्या होगी कि आवेश व आवेश के मध्य लगने वाले बल को, आवेश व आवेश के मध्य लगने वाले काय को बेटा, बल को। ये देखो आवेश व आवेश के परिमाण, यस बेटा इसको क्या बोलेंगे आप, आवेश पर लगने वाला बल। इसको क्या बोलेंगे, आवेश का परिमाण। इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो एक तो डेफिनेशन ये बन गया। बेटा अपन दूसरा देखें, अपन आराम से प्लीज़ दूसरा देखें अपन। अब दूसरे में अपन क्या करें, ये ज़्यादा इजी लगेगी आपको। आप ऐसे बोल दो, इसको एक मान लें अपन। देखना बेटा एक Q0 की वैल्यू को एक मान लें तो E किसके बराबर हो जाएगा बताओ, F के बराबर। इसका मतलब हो गया कि इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कौन सा, क्या कहलाता है बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे भैया इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। आप दोनों ही डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। ये भी ज़्यादा इजी लग रही है कि सर आवेश पे लगने वाला बल व परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा एक नहीं कितनी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं आप, दो। एग्जाम में कोई सी भी लिखो वो चीज़ मायने नहीं रखती कि आपने कौन सा लिखा है, दोनों ही सही मानी जाती है। तो बेटा मैं एक याद दिला दूँ आपको, इकाई की डेफिनेशन सीखी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो परिभाषाएं सीख ली आपने। एक बच्चे ने कहा सर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बेटा यूँ भी लिख सकते हैं, देखो एक फार्मूला लिखा सर ने, स्मार्ट सा फार्मूला कहते हैं आप इसको, F अपॉन Q नॉट। और यहाँ पे हम लोग क्या कर दिया, ये देखो एक शब्द सीखते हैं आप लोग, पढ़ते हैं, लिमिट, लिमिट बोलते हैं जिसको सीमा कहते हैं हिंदी में। ये देखो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, लिमिट, क्या बोलते हैं इसको, लिमिट मीन सीमा। और Q0 भाग रहा है 0 की तरफ, इसका मतलब हो गया कि परीक्षण आवेश का मान बहुत कम होता है। तो ये फार्मूला अगर लिखा बुकों में तो ये भी लीगल है। लिमिट Q0 टेंस टू 0, तो Q0 0 की तरफ भाग रहा है। तो बेटा ये भी काय का सूत्र बन गया बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब चलो अपन इसके मात्रक की बात करें। किसके मात्रक की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चले भैया बताओ बेटा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। पहला मात्रक तैयार हो गया आपका, इट्स ओके। ये पहला मात्रक हो गया। आपने कहा सर दूसरा लिखे हैं, ध्यान से देखो, दूसरे के बारे में आपको कम नॉलेज है, अभी थोड़ा वेट करें अपन। बेटा इसके लिए क्या करें कि यहाँ पे सर ने एक वर्ड लिखा है कि विद्युत क्षेत्र विभवांतर व दूरी के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए विभवांतर या इसका मात्रक होता है वोल्ट जो, और ये दूरी का मात्रक होता है मीटर।
तो इसका मतलब ए को और एडवांस मात्रक लिख सकते हैं अपन, वोल्ट अपॉन मीटर। याद रखो, कोई सा भी लर्न कर लो, ये दोनों ही एसआई पद्धति के मात्रक है, जिसको आप एमकेएस पद्धति में भी कह सकते हैं। तो माय डियर, मैं आपको बता दूं कि बेटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कितने मात्रक लिखे आपने? दो। दोनों ही मात्रक एसआई पद्धति को बिलोंग करते हैं। पहला वाला तो आपने इससे बना लिया, दूसरा वाला हो सकता है पेंडिंग है आपके लिए, बट एक तो आपने लर्न कर ही लिया। तो देखिए, ये हमने सीखा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, उसका सूत्र भी सीख लिया, और इसके एक नहीं हमने दो मात्रक सीख लिए। आप छोटी क्लासों में 11th क्लास में विमाएँ निकाला करते थे, बेटा यहाँ भी विमाएँ निकालनी पड़ती है। नहीं आती है, कम आती है तो भी टेंशन नहीं लेना, अब प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखिए, आपने कहा सर विमा निकालो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ये देखो विमा निकाले अपन। याद रखो भैया, विमा हमेशा मात्रक से निकालते हैं। अगर आपको मात्रक आता है तो विमा निकालना आ गया, ये पक्का सोच लो। बेटा इसको देखना, इसको क्या बोला था आपने? बल। और नीचे चले तो ये क्यू है, क्यू को क्या बोलते हैं भाई? आवेश। तो बेटा बल और आवेश का अनुपात क्या कहलाता है बताओ? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा थी। अब बताओ, विमा बनाए अपन, तो बल की विमा आपने याद है आपको, m1 L1 T-2। बेटा आवेश की विमा क्या होगी? A1 T1। आपने कहा सर कहाँ से निकाला आपने आवेश की विमा? अरे Q = IT से बन जाती है ना भैया आवेश की विमा। इसकी तो A बन जाएगी, इसकी T बन जाएगी। अब आप बताओ, इसको अच्छे फॉर्म में लिखें अपन तो क्या लिख सकते हैं? m1 L1 T-3 A-1। तो ये आपका विमीय सूत्र बन गया, विमा बन गया। किसका विमा बन गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यस, तो अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या बना ली बताओ? विमा। तो देखिए यहाँ पे अपन ने आज के लेक्चर नंबर 4 में 3 टॉपिक पढ़े अच्छे से। बेटा पहला टॉपिक तो क्या था? ये कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, जो आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। दूसरा टॉपिक था कि यदि किसी निकाय में 3 से ज़्यादा आवेश हों, 3 और 3 से ज़्यादा, तो कुल बल का मान कैसे निकालते हैं? तो याद रखो, आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। उसको लिखने के बाद प्रैक्टिस करके लिखें आप उसको। इसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र क्या होता है और ये कैसे उत्पन्न होता है, छोटा सा टॉपिक पढ़ा था। और आज का लास्ट था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अच्छा टॉपिक होता है। इसका परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमा क्या होता है, इसको भी अपन ने अच्छे से पढ़ लिया। तो इस तरह से आज आपने 4 टॉपिक पढ़े। कौन से लेक्चर नंबर कौन से में? 4 में, लेसन नंबर 1 में। इनको आप वीडियो में ढंग से देख के और वीडियो को देख देख के साथ साथ नोट्स में से नोट करते रहे, आपको कतई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वापस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आराम से रहे, आराम से पढ़ते रहे। थैंक्स।